Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Education Basics. I am Hamad Amjad and I teach in Garrison Academy. Today we are going to discuss about generations of computer. If you remember, in the previous lecture we discussed about the history and evolution of computers. So now we are going to discuss about the 5 generations of computer. You have to remember that the first 4 generations of computer are basically about the processing, about the circuitry, means the hardware of the computer, and the fifth generation is basically about the software, about the upgradation in the software of computer. Okay ji, first generation computers used vacuum tubes for circuitry. They were enormous, taking up entire rooms. These computers were expensive and unreliable, consumed a lot of electricity and generated a lot of heat, which was often the cause of malfunctions or problems. Input was based on punch cards and output was obtained through electric typewriter. Speed was low, memory was very small. First generation computers relied on machine language. They could only solve one problem at a time, and an expert operator was needed to operate these computers. ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में सर्किटरी के लिए वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की गई थी. वैक्यूम ट्यूब्स बहुत जल्द ख़राब होने वाली चीज़ थी और हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करती थी, जिसकी वजह से ये बहुत जल्द ख़राब हो जाती थी. ठीक है, और फिर उसको फाइंड करना कि कौन सा पार्ट ख़राब हुआ है, ठीक है, उसमें रिप्लेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था. देवर इनॉर्मस, टेकिंग अप 10 रूम्स. आप लोगों ने हिस्ट्री और एवोल्यूशन के लेक्चर के अंदर जो है वो मार्क 1 देखा था, जो हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, और उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन के जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आए वो सारे बहुत ज़्यादा हैवी और बल्की. ठीक है, देवर ह्यूज इन साइज. पूरे पूरे हॉल्स चाहिए थे, रूम्स भी नहीं, हॉल्स चाहिए होते थे उनको प्लेस करने के लिए. जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन का नहीं देखा, उनके लिए मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ताकि वो पहले वो देख लें और बाद में फिर इसके ऊपर आए. अच्छा जी, दीज कंप्यूटर्स वर वेरी एक्सपेंसिव. बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, अनरिलायबल थे. ठीक है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, बहुत ज़्यादा पावर जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती थी, और हीट भी फिर बहुत ज़्यादा जनरेट होती थी. तो फिर आपको उसके अलावा कूलिंग मैकेनिज्म जो है, फैंस बड़े बड़े और एयर कंडीशनर्स वगैरह, ये सारा कुछ भी करना पड़ता था उन उसको कंप्यूटर को कूल डाउन करने के लिए. इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स एंड आउटपुट वाज ऑब्टेन्ड थ्रू इलेक्ट्रिक टाइपराइटर. पंच कार्ड्स के थ्रू जो वो इनपुट प्रोवाइड किया जाता था, और आउटपुट जो है वो इलेक्ट्रिक टाइपराइटर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता था, जिसके ऊपर आउटपुट पेज के ऊपर जो है वो अवेलेबल होता था. कोई स्क्रीन वगैरह नहीं होती थी कि आपकी प्रोसेसिंग जो है वो फौरन आपकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं था. स्पीड बहुत ज़्यादा कम थी, मेमोरी बहुत ज़्यादा कम थी. ठीक है, बहुत स्मॉल मेमोरी थी. अ, सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे, हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ नहीं करते थे, यानी कि सिर्फ 0 और 1. ठीक है, इसको हम आगे जाके डिटेल में, जब हम लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, तो इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे. ठीक है, फिलहाल मशीन लैंग्वेज जो है वो जीरोज और वंस की लैंग्वेज है, क्योंकि कंप्यूटर जो है आपका वो सिर्फ 0 और 1. ठीक है, इन चीज़ों ऑन ऑफ. ठीक है, बेसिकली ये ऑन ऑफ स्टेट्स हैं. ठीक है, कि करंट की सप्लाई ऑन हो रही है या ऑफ हो रही है, इसके ऊपर जो है आपका कंप्यूटर सिर्फ इस ऑन ऑफ को समझता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं समझता. तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज, और ह्यूमंस के लिए मशीन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हम जो है वो पूरा एक उसका, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐड लिखना है, ठीक है, तो उसका पूरा एक 0 1 की एक सीरीज होगी कोड की, जो आपको फिर एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी. अच्छा जी, दीज कंप्यूटर्स कुड सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम एट अ टाइम. मल्टीटास्किंग नहीं हो सकती थी. डिफरेंट एप्लीकेशंस, खैर एप्लीकेशंस होती नहीं थी, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज होते थे, और सिर्फ आप एट अ टाइम एक ही कैलकुलेशन कर सकते थे. और आपको इनके लिए एक और जो चीज़ है कि एक्सपर्ट ऑपरेटर चाहिए होता था, जो कि इस मशीन को ऑपरेट कर सके. हर किसी के बस में ये नहीं था कि वो कंप्यूटर, जैसे आज आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह जो है उसको ऑन कर लेते हैं और उसमें छेड़छाड़ करके कुछ ना कुछ गेम वगैरह आपको पता ही चल जाता है. ठीक है, बेशक आप फर्स्ट टाइम भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप अगर एक दफ़ा किसी को यूज़ करते हुए देख लिया या खुद ही यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको ऑपरेट कर लेंगे. लेकिन इन कंप्यूटर्स के लिए ऐसा नहीं था, बल्कि एक एक्सपर्ट ऑपरेटर चाहिए होता था, जो कि इन मशीन्स को ऑपरेट कर सके. उसके बाद सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स.
Transistors replaced vacuum tubes in the second generation of computers. The transistor was invented at Bell Labs in 1947 but did not see widespread use in computers until the late 1950s. The transistor was far superior to the vacuum tube, allowing computers to become smaller, faster, cheaper, more energy efficient, and more reliable than the first generation predecessors. The transistor generated less heat than vacuum tubes. Second generation computers used punch card readers, magnetic tapes, magnetic disks, and printers. Assembly language was used in these computers. High level languages COBOL and Fortran were invented. हमारी जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है वो शुरू होती है जब ट्रांजिस्टर्स इन्वेंट हुए. ठीक है, ट्रांजिस्टर 1947 में बेल लैब्स में 3 साइंटिस्ट थे. उनके नेम्स अभी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आएंगे. ठीक है, उन्होंने जो है तीनों ने मिल के जो है ये ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया था. और ट्रांजिस्टर जो है बेसिकली सर्किटरी में जो काम वैक्यूम ट्यूब करी थी अब वो काम ट्रांजिस्टर्स कर रहे हैं. ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब्स के हिसाब से बहुत कम हीट जनरेट करते हैं. ठीक है, और उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है वो बहुत कम है. और उनकी जो रिलायबिलिटी यानी कि जल्दी ख़राब नहीं होते. ठीक है, तो उसकी वजह से ओवरऑल आपका कंप्यूटर्स जो थे वो उनकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम हो गई, वो और ज़्यादा रिलायबल हो गए, वो और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो गए, फिर चीपर भी हो गए, फास्टर भी हो गए क्योंकि ट्रांजिस्टर की मेमोरी ज़्यादा थी तो स्मॉलर हो गए, चीपर हो गए. ठीक है, फास्टर हो गए और उनकी मेमोरी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गई. अच्छा जी, फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड्स के थ्रू इनपुट होता था और इलेक्ट्रिक टाइपराइटर के थ्रू आउटपुट होता था. यहाँ पर फिर हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क्स और प्रिंटर्स भी आ गए. ठीक है, अ, आप लोगों ने शायद देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो अ, बड़े भाई बहन हैं उन्होंने देखा होगा कि ऑडियो और वीडियो कैसेट्स आती होती थी. ठीक है, उसके अंदर एक ब्लैक कलर का जो है एक रिबन लाइक जो है वो मटेरियल होता था. ठीक है, वो जो है आपके पास वो मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क के अंदर वो चीज़ यूज़ होती है. ठीक है, वो आपके पास एक मैग्नेटिक टेप है तो वो यूज़ होती थी स्टोरेज के लिए. उसके बाद असेंबली लैंग्वेज वाज यूज्ड. असेंबली फर्स्ट जनरेशन के अंदर मशीन लैंग्वेज मीन 01 जो कि एक बहुत डिफिकल्ट थी. सेकंड जनरेशन के अंदर उन्होंने असेंबली लैंग्वेज जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल यानी कि मशीन लैंग्वेज के एक मिडल. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने एडिशन करवानी है तो हम ऐड लिख देंगे, मल्टीप्लाई करना है तो MUL लिख देंगे. ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस करवाई गई और ये यूज होती थी. लेकिन इसी में फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि कोबोल और फोर्ट्रॉन है. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जिसके अंदर आप इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस लिखते हैं. ठीक है, तो ये ह्यूमंस के लिए ज़्यादा आसान होती है लिखना और समझना. ठीक है, तो ये जो है ये भी इन्वेंट होना शुरू हो गई थी सेकेंड जनरेशन के अंदर. उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. The development of the integrated circuit was the hallmark of the third generation of computers. Transistors were miniaturized, made very small using modern technology, and placed on silicon chips called semiconductors, which drastically increased the speed and efficiency of computers. Computers consumed less electricity, became smaller, cheaper, and more reliable than the first and second generation of computers. Keyboards and monitors were used, could run many different applications at one time. Computers for the first time became accessible to a mass audience because they were smaller and cheaper than their predecessors. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में जो आपकी जो असल जो एवोल्यूशन है कंप्यूटर्स की वो स्टार्ट होती है. बेसिकली एवोल्यूशन नहीं, रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट होती है. आईसी चिप इंट्रोड्यूस की गई. आईसी चिप के ऊपर जो है वो बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स जो है वो एम्बेड किए जा सकते हैं, यानी कि जो बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स आपका जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ एक आईसी चिप कर सकती है. आईसी चिप बहुत ज़्यादा रिलायबल है, उसकी जो पावर एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा कम है. हीट बिल्कुल भी जनरेट नहीं करती, बहुत कम, बहुत मिनिमम हीट जनरेट करती है. तो उससे जो ओवरऑल आपके जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो चीपर हो गए और ज़्यादा. सेकेंड जनरेशन से भी वो और ज़्यादा फास्टर हो गए, उनकी मेमोरी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, उनका जो हीट जनरेशन है वो कम हो गई और इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी कम हो गई. उसके बाद थर्ड जनरेशन के अंदर जो आपका कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स है, ठीक है, ये भी इंट्रोड्यूस करवाए गए. फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में जो है आप मल्टीटास्किंग भी इंट्रोड्यूस करवाई गई, यानी कि आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को एट अ टाइम रन कर सकते हैं. हाँ, बहुत ज़्यादा स्मूथली रन नहीं कर सकते थे, बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस एक साथ रन नहीं कर सकते थे, लेकिन डिफरेंट टास्क जो है वो आपका प्रोसेसर एट अ टाइम
जो है सॉल्व कर सकता था। और फर्स्ट टाइम था कि कंप्यूटर इतने ज़्यादा सस्ते हो गए एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन, और उनका साइज भी इतना रिड्यूस हो गया कि बिजनेसेस वगैरह के अंदर और ऑफिसेज वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गए। उसके बाद फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, the microprocessor brought the fourth generation of computers as thousands of integrated circuits were built onto a single silicon chip. What in the first generation filled an entire room could now fit in the palm of the hand. The world's first microprocessor, Intel 4004 chip, developed in November 1971, located the central processing unit on a single chip. Computers became very fast, very reliable, consume less power, and are affordable. Fourth generation computers also saw the development of GUIs, the mouse, and handheld devices. This generation supports large variety of software and modern programming languages like Java, Python, and Visual Basic. बेसिकली जो अभी हम जनरेशन जो यूज कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन है, अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज बात करें, ठीक है, हार्डवेयर की, प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी वाइज बात करें तो फोर्थ जनरेशन। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जनरेशन है, ये बेसिकली उसकी प्रोसेसर या सर्किटरी से रिलेटेड है, और जो फिफ्थ जनरेशन है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन के ही अंडर आता है, क्योंकि हम माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर हमने क्या किया कि हमने जो अपना जो आईसी चिप थी, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट से उसको सारों को एक थाउजेंड्स ऑफ आईसी चिप्स को एक चिप के अंदर इंटीग्रेट कर दिया, एम्बेड कर दिया, ठीक है। तो अब आपकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, आपकी मेमोरी कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी है, आपकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो अब जो आपके फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि पूरे पूरे हॉल जो है वो उसके अंदर एक कंप्यूटर आता था। अब क्या है कि आपके हाथ में जो है वो स्मार्टफोन आ जाता है जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, और आप उसके ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, रीड कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। बेसिकली वो पूरा कंप्यूटर आपके एक हाथ के अंदर आ गया। तो इंटेल ने जो है 4004 चिप जो है वो नवंबर 1971 के अंदर बनाई थी। ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर्स बिकेम वेरी फास्ट, वेरी रिलायबल, ये हम कर चुके हैं। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स GUI के साथ इंट्रोड्यूस हुए। उससे पहले जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे थर्ड जनरेशन के अंदर, उनके अंदर GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की कैपेबिलिटी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर जो है वो CLI बेस्ड, ठीक है। ये हम सेकंड चैप्टर के अंदर करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CLI एंड GUI, या CLI और GUI क्या होता है। अभी मैं खाली आपको बेसिक्स का बता रहा हूँ कि CLI के अंदर जो इंटरफेस होता था वो हमारे पास एक कमांड लाइन इंटरफेस होता था, यानी कि एक ब्लैंक स्क्रीन आ रही होती थी जिसके ऊपर आपने जो भी आपकी कमांड वगैरह होती थी, आपने कोई प्रोग्राम ओपन करना है, कोई फाइल ओपन करनी है, फाइल डिलीट करनी है, क्रिएट करनी है, ठीक है, वो सारा कुछ आपको कमांड के थ्रू लिख के करना पड़ता था, ठीक है। इस तरह नहीं होता था कि आपने माउस के थ्रू राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना दिया या डिलीट कर दिया, ये सारा कुछ नहीं था। ये सारी फीचर्स आपको फोर्थ जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर मिली हैं, जिसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, जिसमें आपके पास ये आइकन्स वगैरह होते हैं और आप माउस के क्लिक से जो है अपने सारे काम कर लेते हैं। उसके अलावा माउस और जो बाकी आपकी जो एडवांस्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो भी सारी की सारी फोर्थ जनरेशन में जो अभी आपके पास जो आप यूज कर रहे हैं, हैंड्स फ्री हो गए, स्कैनर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, माइक हो गया, ये सारी चीजें आपको फोर्थ जनरेशन में अवेलेबल हुई हैं। उसके बाद आ जाए जी लास्ट जनरेशन के ऊपर, फिफ्थ जनरेशन के ऊपर। फिफ्थ जनरेशन बेसिकली हार्डवेयर के ऊपर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर बेस्ड है, कि इसके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर स्टिल इन डेवलपमेंट, दो देयर आर सम एप्लीकेशंस सच एज वॉइस रिकग्निशन दैट आर बीइंग यूज्ड टुडे। अंडर डेवलपमेंट है लेकिन हम यूज भी कर रहे हैं, बहुत सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं और लेकिन बहुत सारे फीचर्स के ऊपर काम हो रहा है। Artificial intelligence is the branch of computer science concerned with making computers behave like humans. Artificial intelligence basically क्या है, आपने मूवीज और कार्टून्स वगैरह के अंदर जो है वो देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वो कंप्यूटर्स को या मशीन्स को इस तरह का बनाना चाह रहे हैं कि वो अपने डिसीजंस खुद लें, ठीक है। जैसे आपके पास रोबोट्स आ गए, ठीक है, आप अपने सॉफ्टवेयर को, एल्गोरिथम्स को इतने ज़्यादा इन्हांस करना चाह रहे हैं कि आपका कंप्यूटर खुद उन एल्गोरिथम्स को रन कर सके और उसके बाद एक डिसीजन खुद ले सके।
ठीक है, कि मैंने अब नेक्स्ट क्या काम करना है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम होता है, ठीक है, कि वो स्मोक को डिटेक्ट करता है, टेम्परेचर को सेंस करता है, टेम्परेचर एक खास परसेंटेज से ज़्यादा होता है तो फिर उसके बाद वो जो आपकी जो टैप्स हैं, वाटर टैप्स हैं, वो ऑन कर देता है, या कूलिंग मैकेनिज्म जो है वो उसको स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन इसको वो मज़ीद एडवांस करना चाह रहे हैं कि बिल्कुल ह्यूमंस की तरह, जैसे हम अपने डिसीजंस के अंदर बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, इस तरह से कंप्यूटर्स जो हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएं। द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग इन सुपरकंडक्टर्स इज हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रियलिटी। हम लोगों ने ये पैरेलल प्रोसेसिंग जो है ये भी पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। अगेन जिन्होंने उसको व्यू नहीं किया, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है उसको मैंने लिंक मेंशन किया हुआ है, वहां से जो है वो उसको देख लें। तो उसके बाद क्वांटम कंप्यूटेशन एंड मॉलिक्यूलर एंड नैनो टेक्नोलॉजी विल रेडिकली चेंज द फेस ऑफ कंप्यूटर्स इन ईयर्स टू कम। द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन computing is to develop devices that respond to natural language and are capable of learning and self-organizing। कि आपकी जो क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम कंप्यूटेशन है, क्वांटम फिजिक्स है, उसका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और उसके अलावा जो मॉलिक्यूलर और नैनो टेक्नोलॉजी है, इनका यूज़ किया जा रहा है कि आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें बजाय कि आप डिजिट्स 0 और 1 का यूज़ करें, ठीक है, एडवांस जो आपके एटम्स हैं उसकी जो केमिस्ट्री है, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह से स्विच कर रहे हैं या फोटॉन्स जिस तरह से एमिट हो रहे हैं, जिस तरह से वो कर रहे हैं, उसके ऊपर इतना फास्ट और इतना क्विकली जो है वो काम को किया जा सके। उसके बाद ये कुछ चीज़ें, इन्वेंशन ऑफ द ट्रांजिस्टर, ठीक है, December 23, 1947 was the day the transistor was successfully tested. There were three important individuals behind the transistor development: William Brattain, जॉन बार्डीन एंड विलियम शॉकले। ये तीनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रांजिस्टर जो है वो बनाया था। उसके बाद आपके पास जो लेफ्ट साइड के ऊपर जो पिक्चर है, ब्लैक कलर का जो सर्किट है, ये आपके पास आईसी चिप्स हैं, और नीचे जो ग्रीन कलर का इंटेल का जो है वो पेंटियम, ये आपको माइक्रो प्रोसेसर जो है उसका एक एडिशन जो है वो दिखाया गया है, ठीक है, कि इसके ऊपर हम बहुत सारे जो अपने आईसी चिप्स हैं वो एम्बेड कर देते हैं, और ये भी एक छोटी सी, ठीक है, 2 इंचेस से लेस जो है वो इसका साइज होता है, सही है। तो हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर इस तरह से जो है ये सारी एडवांसमेंट आई, इस तरह से आपके पास जो है ये 5 जनरेशन है, जिसके अंदर अभी हम जो है प्रोसेसिंग वाइज 4th जनरेशन और सॉफ्टवेयर वाइज 5th जनरेशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और यही अंडर डेवलप भी हैं, यानी कि इन्हीं के ऊपर आगे मजीद काम हो रहा है। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लें। मेरी फेसबुक अकाउंट और ईमेल आईडी जो है वो मेंशन है। अ, उसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।